नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कृषि और बदलती जलवायु, मनरेगा व एब्सोल्यूट चुनौती, खाकी में महिलाएं, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तथा अमेरिकी संसद के द्वारा बंदूक सुरक्षा कानून पारित किए जाने पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 2 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में ही भारतीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कृषि और बदलती जलवायु पर। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं, दुनिया भर के किसानों और कृषि समुदायों के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन हेतु कृषि क्षेत्र जिम्मेदार है, लेकिन यह बदलते जलवायु के प्रभावों से भी गंभीर रूप से प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन भी भारत के कृषि विकास को बार बार शुष्क मौसम, गर्मी की लहरों और अनिश्चित वर्षा के साथ खतरों को पैदा कर रहा है। इसके अलावा देर से शुरू होने या जल्दी वापसी के रूप में बदलते वर्षा पैटर्न ने फसल चक्र और कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव को डाला है। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या और खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के साथ कृषि से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित और कम करते हुए खाद्य उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौती का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से कृषि को प्रभावित कर रहा है, इसमें कुछ तथ्य महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इसमें अत्यधिक गर्मी का स्थान है। फसलों को बढ़ने के लिए उपयुक्त मिट्टी, पानी, धूप और गर्मी की आवश्यकता होती है। हालांकि अत्यधिक गर्मी की घटनाओं और वर्षा और पानी में उपलब्धता में कमी ने फसल उत्पादकता में बाधा को उत्पन्न किया है। इसके संदर्भ में वर्षा के पैटर्न में बदलाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में वर्षा के पैटर्न में बदलाव आना शुरू हो गया है और आगे आने वाले वर्षों में इस तरीके के बदलाव और तेज हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारी बारिश की अधिक तीव्र अवधि और समान क्षेत्रों के भीतर भी लंबे समय तक शुष्क अवधि को देखा जाए। इसमें देश के कई हिस्सों में बाढ़ की घटनाएं भी देखी गई हैं, जो फसलों और पशुओं को तबाह कर देते हैं, मिट्टी के कटाव को तेज कर देते हैं और पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं। इन कारकों से चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। यदि हम इसके संदर्भ में भारत के परिदृश्य को समझने का प्रयास करें, तो भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट यह बताती है कि किस प्रकार से भारत ने 2018 में लगभग 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 7% है। यदि हम इसके तहत सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि और पशुधन के योगदान को देखें, तो वह 18% है। इसके संदर्भ में इंटरनेशनल मक्का एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर का एक अध्ययन यह बताता है कि यदि भारत कृषि और पशुधन क्षेत्र से अपने वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 18% की कटौती करना चाहता है, तो उसे 3 उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे इस कमी का 50% हासिल किया जा सकता है। इसके तहत हमें उर्वरकों का कुशल उपयोग करना होगा, हमें जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई को अपनाना होगा और धान की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल का प्रबंधन भी करना होगा। जब हम जीरो टिलेज या नो टिल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसी खेती की तकनीक है जिसमें मिट्टी को केवल ऊपरी स्तर पर या उस क्षेत्र में ही परिवर्तित किया जाता है जिसमें बीज लगाए जाते हैं।
हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जैसे कि इसमें एक चुनौती नवीन प्रथाओं पर स्विच करने के लिए किसानों को राजी करना है, जो उनके सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को बदलता है। इसमें लोगों को कृषि क्षेत्रों के लिए अपनी मानसिकता बदलने के लिए प्रेरित करना भी चुनौती है, विशेषकर उनसे कृषि को एक फसल उत्पादक कारखाने के रूप में मानने के बजाय एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में व्यवहार करने की उम्मीद करना। यह सुनिश्चित करना भी एक चुनौती है कि सभी किसानों को बेहतर बाजार संपर्क प्रदान किए जाएं, ताकि वे अपनी उपज के लिए अधिक लाभ को प्राप्त कर सकें। इसके संदर्भ में कुछ समाधान उपायों को लागू किया जा सकता है, जैसे कि हमें कृषि क्षेत्र में क्षमता निर्माण और हरित तकनीकों के संयोजन पर बल देना होगा। हमें अपनी कृषि उत्पादन प्रणाली को एक इनपुट गहन कृषि व्यवस्था से कम बाह्य इनपुट सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए किसानों को समर्थित करना होगा। हमें इसमें प्राकृतिक कृषि पर बल देना होगा, जिसमें जीरो बजट प्राकृतिक कृषि महत्वपूर्ण है। यह किसानों को कम लागत के स्थानीय स्रोत वाले इनपुट का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए इसमें बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा हमें छोटे और सीमांत किसानों को भी विभिन्न कृषि प्रथाओं के वैकल्पिक पैकेजों में स्थानांतरित करने के लिए राजी करना होगा। इसके लिए हम अपनी पहुंच यानी आउटरीच को बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्थान विशेष पर ही मिट्टी के नमी संरक्षण पर बल देना होगा, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक ऐसी कृषि प्रणाली पर काम कर पाएंगे जो बदलते हुई जलवायु परिवर्तन के लिए सुभेद्य नहीं होगी, जिससे हम सतत कृषि की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मनरेगा व एब्सोल्यूट चुनौती पर। मई 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसका नाम था राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप। मुख्य रूप से यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के कार्यों में नागरिक निरीक्षण में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नए एप्लीकेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे नरेगा मेट्स के साथ तैनात किया जाना है, जो पंचायत स्तर पर एक स्थानीय महिला होती हैं, जो नरेगा कार्यस्थलों की निगरानी के लिए चुनी जाती हैं और प्रशिक्षित की जाती हैं। इसमें रियल टाइम फोटोग्राफ आधारित जियो टैग उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है, जो दिन के प्रत्येक आधे दिन में एक बार ली जाती है, यानी दिन में 2 बार। सरकार का ये मानना है कि इस प्रकार का ऐप श्रमिकों की उपस्थिति की निगरानी में ज्यादा उपयोगी होगा। हालांकि आपको ये समझना होगा कि ज्यादातर राज्यों में नरेगा की मजदूरी की जो गणना की जाती है वह हर दिन किए गए काम की मात्रा के आधार पर की जाती है और श्रमिकों को निश्चित घंटों के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के चलते इस ऐप से कई सारी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इसके चलते कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए पूरे दिन कार्यस्थल पर होना पड़ता है, जिससे नरेगा मजदूरों को काफी परेशानी देखनी पड़ रही है। मुख्य रूप से हमें इस संदर्भ में याद रखना होगा कि किस तरीके से मनरेगा में महिला श्रमिकों का उच्च अनुपात है, जो 50% से ज्यादा है, किंतु उन पर घरेलू कामों और देखभाल के काम का भी पारंपरिक बोझ होता है। इसके चलते इस ऐप का महिला श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की ज्यादा आशंका है। इसके चलते या तो उन्हें अपने घर का काम छोड़ना पड़ेगा या फिर वे नरेगा के काम को छोड़ने पर विवश हो सकती हैं। इसके संदर्भ में कुछ अन्य चुनौतियां भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जो कार्यान्वयन की चुनौतियों से जुड़ी हुई हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि यह ऐप इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर है, जिसके लिए एक स्थिर नेटवर्क होना चाहिए, किंतु ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्सों में इसका स्थिति ज्यादा अच्छा नहीं देखा जाता है।
जिस वजह से कामगार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने दिन की मजदूरी भी गंवानी पड़ सकती है। इसके अलावा अनेक राज्यों से यह भी सूचना मिली है कि दिव्यांग नरेगा श्रमिकों को ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इसमें नरेगा मेट्स पर भी प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। सामान्य रूप से नरेगा मेट्स बनने के लिए अब एक स्मार्टफोन का होना जरूरी बना दिया गया है, किंतु ग्रामीण भारत में अधिकांश महिलाओं के पास इस प्रकार का स्मार्टफोन नहीं है। इसके चलते अनेक राज्यों से ये सूचना मिली है कि वे मेट्स बन पाने में मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इसके चलते आगे स्मार्टफोन के मालिक पुरुषों को मेट्स के रूप में वरीयता दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते एक आशंका यह भी है कि महिलाएं प्रॉक्सी मेट बन सकती हैं, यानी कागज पर रजिस्टर पर उनका नाम दर्ज होगा, किंतु जो काम किया जाएगा वह पुरुषों द्वारा किया जाएगा और इस रूप में जो वेतन लिया जाएगा वह भी पुरुषों द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा मेट्स को यह भी शिकायत है कि उनको ऐप का उपयोग करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है, जिससे उपस्थिति दर्ज करने में त्रुटियां होती हैं, जिससे मजदूरी दिए जाने में विलंब हो सकता है या फिर वह नहीं भी दी जा सकती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ऐप का इच्छित उद्देश्य जो रहा है वह इसकी प्रभावशीलता के रूप में स्पष्ट नहीं है। ऐप को अधिक पारदर्शिता लाने, योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के अलावा संभावित रूप से भुगतान को तेजी से सक्षम करने और नागरिक निरीक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किए जाने का दावा किया गया था, किंतु आलोचकों का ये कहना है कि अब ये ऐप बिल्कुल विपरीत ही कार्य कर रहा है। इसके द्वारा नेटवर्क आदि ना होने के चलते अब श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज किए जाने में जिस तरीके की समस्याएं देखी जा रही हैं वह आगे चलकर और बढ़ सकती हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में श्रमिकों के द्वारा अब भौतिक उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते। इस तरीके से यदि उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है तो श्रमिकों के पास उनकी उपस्थिति और किए गए कार्य का कोई प्रमाण नहीं होगा। उनके पास अपनी उपस्थिति साबित करने का भी कोई तरीका नहीं होगा, जिससे वे अपने काम के लिए वेतन से वंचित हो सकते हैं। इस प्रकार से यह पारदर्शिता और नागरिक निरीक्षण का स्पष्ट क्षरण है जो ऐप में सुधार का दावा करता है। अतः हमें इस ऐप पर ध्यान केंद्रित करने या अन्य जटिल तकनीकी सुधारों को शुरू करने के बजाय सामाजिक ऑडिट को मजबूत करना चाहिए। सोशल ऑडिट नागरिक केंद्रित संस्थाएं हैं जहां पंचायत के नागरिकों की सीधी भूमिका होती है और वे यह देखते हैं कि नरेगा उनकी पंचायत में कैसे काम करता है। इस प्रकार के ऑडिट ने अतीत में अच्छा काम किया है, जिसने स्थानीय अधिकार धारकों को निर्णयों में निवेश करने की अनुमति दी है और प्रशासन को स्वयं जवाबदेह ठहराया है। लेकिन सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों और ग्राम सभाओं जैसे नागरिक केंद्रित संस्थानों को मजबूत करने के बजाय ग्राम विकास मंत्रालय आदि तकनीकी सुधारों को शुरू करने के लिए इच्छुक है, जो समझने में जटिल हो सकता है और श्रमिकों के लिए मौलिक रूप से दुर्गम हो सकता है। यह विडंबना ही है कि नरेगा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों या सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों के साथ परामर्श और चर्चा के बिना नागरिकों की निगरानी और पारदर्शिता में सुधार के लिए इस ऐप को लागू किया गया। बिना हितधारक परामर्श के सुधारों को पारित करना नरेगा में निहित पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार इस ऐप में बहुत स्पष्ट समस्याएं हैं जो श्रमिकों के लिए नरेगा के तहत काम करना जारी रखना मुश्किल बना देगी, जिससे नरेगा अधिनियम के तहत काम करने का अधिकार खत्म भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 2 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करेंगे खाकी में महिलाओं पर। हाल ही में भारत में पुलिस में महिलाओं का अनुपात बढ़ते देखा गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में महिलाओं को पुलिसिंग गतिविधियों में सबसे पहले त्रावणकोर रियासत में लगाया गया।
आगे चलकर 1939 में पुलिस सेवा में औपचारिक रूप से उन्हें कानपुर में लगाया गया। 1972 में आईपीएस सेवा को महिलाओं के लिए खोल दिया गया और किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। 1976 में महिला आईपीएस अधिकारी तिलकवती और लतिका सरन को तमिलनाडु कैडर में पोस्टेड किया गया। 1992 में देश में पुलिसिंग में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मुख्यमंत्री के द्वारा चेन्नई के 1000 लाइट्स पुलिस स्टेशन में पहला अखिल महिला पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपराध और उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जो उन्हें एक पुरुष अधिकारी को बताना मुश्किल होगा। तमिलनाडु में इसका प्रभाव महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के अधिक मामलों के सामने आने से देखा जा रहा है। वर्तमान में तमिलनाडु में ऐसे 222 महिला थाने हैं और इस मॉडल को देश के बाकी जगहों में ही दोहराया गया है, हालांकि सीमित संख्या में ही। इनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करते हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों पर कार्रवाई किए जाने के अलावा इसमें कानून की अदालत में मुकदमा चलाने को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा महिला थाना कर्मी स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान भी चलाती हैं, जिसमें बच्चों, शिक्षकों और माता-पिता को यौन शोषण या अनुचित व्यवहार की रिपोर्ट करने या पुलिस से संपर्क करने के लिए शिक्षित किया जाता है। हालांकि इन स्टेशनों को अनेक बार आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पुलिस कार्मिक विशेष रूप से वैवाहिक विवादों और यहाँ तक कि दहेज उत्पीड़न के कुछ मामलों को निपटाने के लिए परामर्श और समझौते के नाम पर कंगारू पंचायतों का संचालन करते हैं। एक विचार यह भी है कि अब यह अवधारणा अपने उद्देश्य से पुरानी हो सकती है, क्योंकि महिला कर्मी अब पुलिस के सभी अंगों में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे मामले अपवाद स्वरूप ही हैं और वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। हाल ही में चीन में संपन्न हुआ 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 5 देशों के इस उभरते समूह के बारे में काफी कुछ बताता है। हाल के वर्षों में इस समूह ने न केवल शिखर सम्मेलनों के माध्यम से अपनी जगह को स्थापित किया है, अपितु ठोस सहयोग के परिणामों को भी दर्शाया है। इसका उदाहरण न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो देशों के मध्य मतभेदों के बावजूद उनके बीच हितों के वास्तविक अभिसरण को दर्शाता है। 2009 में जब रूस से शिखर बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ तो ब्रिक्स के समर्थकों से ज्यादा उसके आलोचक अधिक थे, जो इसे एक प्रकार के टॉक शॉप के रूप में उपहास किया करते थे। हालांकि हाल के वर्षों में ब्रिक्स ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन के लिए एक समान दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिसके तहत वैश्विक शासन के उपकरणों को अधिक समावेशी, प्रतिनिधिमूलक और सहयोगी बनाने पर काफी बल है, जो ब्रिक्स के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को ही दर्शाता है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से उभरते देशों में लगभग $30 बिलियन मूल्य की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की सफलता के बावजूद कुछ ऐसे मतभेद हैं जिन पर ब्रिक्स को कार्य करना होगा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों के मुद्दे पर, जहां भारत और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर चीन इससे सहमत नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और चीन में मतभेद देखा जाता है। इसके तहत हाल ही में जब भारत के द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया तो चीन के द्वारा इसे अवरुद्ध कर दिया गया। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ब्रिक्स देशों को मिलकर काम करना होगा। यूक्रेन के मामले को लेकर भी ब्रिक्स द्वारा रूस की आलोचना नहीं की गई और न ही नाटो की निंदा की गई, जो इस बात को दर्शाता है कि ब्रिक्स के भीतर देशों के व्यक्तिगत मतों से अलग प्रकार के विचारों को दर्शाने की क्षमता है।
वर्तमान में मतभेदों के बावजूद ब्रिक्स ने कुछ नए क्षेत्रों में सहयोग करना जारी रखा है, जैसे कि भारत और चीन सीमा विवाद के बावजूद जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सहयोग कर रहे हैं। देशों के द्वारा अंतरिक्ष सहयोग पर भी सहमति जताई गई है, जिसके तहत रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का एक संयुक्त समूह बनाने पर सहमति जताई गई है। उम्मीद की जाती है कि इसमें आगे भी सहयोग जारी रहेगा, जो भारत के लिए बहुपक्षीयता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे अमेरिकी संसद के द्वारा बंदूक सुरक्षा कानून पारित किए जाने पर। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 3 दशकों में पहली बार महत्वपूर्ण बंदूक सुरक्षा कानून पारित किया। अब इसे आगे राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेजा जाएगा, जिनके कानून में हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यापक रूप से विस्तारित बंदूक अधिकारों के एक दिन बाद सदन ने विधेयक के लिए 234-193 ने मतदान किया। इसमें किसी डेमोक्रेट दल के सांसद ने विरोध नहीं किया, जबकि 14 रिपब्लिकन सांसदों ने इसका समर्थन किया, जो अमेरिकी बंदूक निर्माताओं और नेशनल राइफल एसोसिएशन के लिए एक दुर्लभ हार है। इससे पहले अमेरिकी उच्च सदन सीनेट ने भी इसे पारित कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक नियंत्रण लंबे समय से एक विभाजनकारी मुद्दा रहा है, जिसमें अब कानून के तहत समय समय पर बंदूक की बिक्री पर नए नियंत्रण रखने के कई प्रयासों को किया गया है। हाल ही में अमेरिका में जो बंदूकों के माध्यम से सामूहिक हत्याओं की घटनाएं देखी गई हैं, इस पृष्ठभूमि में ऐसी हत्याओं को रोके जाने के संदर्भ में यह कानून महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, कृषि और जलवायु परिवर्तन गहराई से जुड़े हुए हैं, अतः हमें कृषि पद्धतियों में भी उसी अनुरूप बदलाव करने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, मनरेगा में नए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ऐसी समस्याएं हैं जो स्पष्ट रूप से काम करने के अधिकार को खत्म कर रही हैं। स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जलवायु परिवर्तन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कृषि और जलवायु परिवर्तन की अंतर संबद्धता को स्पष्ट करेंगे। इससे संबंधित चुनौतियों की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मनरेगा का सामान्य परिचय देंगे। इसके मुख्य भाग में आप मनरेगा से संबद्ध नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की व्याख्या करेंगे। इसमें विद्यमान चुनौतियों को बताएंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त समाधान उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।